हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा सेकंड लेक्चर चलेगा सॉलिड स्टेट चैप्टर का। हमने कल पढ़ा था ठोस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का आगे का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हम इस क्रिस्टलीय ठोस का आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा है धात्विक क्रिस्टल और चौथा है आणविक क्रिस्टल। चौथा कौन सा है? आणविक क्रिस्टल है। तो जो ये वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पे किया गया है? ठीक है, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर, अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का हम अगला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। ये चार प्रकार का होता है: आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे नंबर ए। ठीक है, अवयवी कणों, ये जो अवयवी कण हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है भाई, तो सबसे पहला है अवयवी कण। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कौन होंगे? आयन्स होंगे। कौन होंगे? आयन होंगे। आयन कौन कौन से? धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन होंगे। क्रिस्टलीय ठोस में कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। धात्विक क्रिस्टल में क्या होते हैं? धनायन तथा इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बीच में क्या पाया जाएगा? आपका धनायन पाया जाएगा। ठीक है, और आणविक क्रिस्टल में कौन होते हैं? अवयवी कण आपके अणु होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो होता है अंतराणविक बल। सेकंड पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है? अंतराणविक बल। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें किस प्रकार का आकर्षण बल लगता है? जो कि नाम क्या रहा? आयनिक, तो इसमें बंध कौन सा होगा? आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। अच्छा, आयनिक बंध का ही एक और नाम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अच्छा, इसी का एक और नाम है, इसी को अपन बोलते हैं कूलाम बल। क्या बोलते हैं इसको? कूलाम बल। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन ये इसके नाम है। ठीक है, ऐसे ही जो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अंतराणविक बल कौन सा पाया जाएगा? कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा? सहसंयोजक बल। कौन सा होगा उसका? सहसंयोजक बल। ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस में आकर्षण बल कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध होगा। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में आकर्षण बल कौन सा होगा? धात्विक बंध होगा। कौन सा होगा? धात्विक बंध होगा। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा होगा? हमें लगेगा कि जैसे आयन आयनिक है, सहसंयोजक में सहसंयोजक है, धात्विक में धात्विक है, तो आणविक में आणविक बल नहीं, उसको अपन बोलते हैं वॉन डर वाल बल। क्या बोलते हैं उसको? वॉन डर वाल बल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आपके जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है उसमें किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाएगा? वॉन डर वाल बल पाया जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं गलनांक। गलनांक से पहले अपन बात करते हैं चालकता। चालकता भी बेसिकली कौन सी? विद्युत चालकता। ठीक है, चालकता उसमें भी होती है, लेकिन अपन बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत चालकता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं या क्या होते हैं? तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि साहब आयनिक ठोस जो होंगे
वो तो चालक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। ठोस अवस्था में कुचालक, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक, परंतु गलित, गलित यानी अपन को उसे गला देना है, या जलीय विलयन यानी हमें उसे पानी में घोल देना है, गलित या जलीय विलयन में क्या होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। जैसे NaCl है, अगर NaCl ठोस अवस्था में है, शुद्ध है, ठोस अवस्था में है, तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर अपन उसी नमक को किसमें घोल दे, पानी में घोल दे, किसमें घोल दे, अपन उसको पानी में घोल देते हैं, तो उसके आयन टूट जाएंगे, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, और ये आयन अलग अलग हो जाने की वजह से क्या होगा भैया, वो धारा का क्या करेंगे, चालन करेंगे, ठीक है भाई। तो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बात ध्यान रखनी है कि अगर वो ठोस अवस्था में है तो कुचालक होंगे, लेकिन अगर गलित या जलीय विलयन में है तो कैसे होंगे, वो चालक होंगे, ठीक है भाई। फिर अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस जो है, ये विद्युत कैसे होते हैं, चालक होते हैं क्या, नहीं, ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्यतः कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, वो कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। पढ़ा ना आप लोगों ने 11वीं क्लास में, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। मैं आपसे पूछूं क्यों होता है, तो आपको पता है कि भैया ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पड़ोसी 3 कार्बन से तो बंध बनाते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मुक्त अवस्था में होता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से भैया क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो सामान्यतः अगर आपसे कोई पूछे कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन, इसमें अपवाद कौन है, बेसिकली ग्रेफाइट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, ठीक है। धात्विक क्रिस्टल की बात करेंगे तो भैया आप बताओ, ये चालक होंगे या कुचालक होंगे, हमें पता है ये तो बहुत अच्छे चालक होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छे चालक होते हैं भाई। अपने को पता है ना, कि जो लोहे के तार होते हैं, सोना चांदी तांबा, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, और बहुत अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है भाई। आणविक क्रिस्टल की बात करें तो सामान्यतः ये भी कैसे होते हैं, दुर्बल चालक, क्या होते हैं, दुर्बल चालक, या मैं यूं कह सकता हूं कि कुचालक होंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं डी पॉइंट की, अपन बात करेंगे गलनांक की, इसकी बात करेंगे गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो गलनांक आयनिक के कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक ठोसों को अगर हमें गलाना है तो आपको उन्हें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, इसलिए उनके गलनांक के मान क्या उच्च, अच्छा उच्च क्यों होते हैं भाई, अरे भाई सिंपल सी बात है, उसमें किस प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी आयनिक बंध लग रहा है। कैसा बंध लग रहा है, आयनिक, आयनिक का मतलब आयनों के मध्य लगने वाला, अरे प्लस और माइनस के बीच में बहुत जबरदस्त आकर्षण बल लगेगा, इसलिए इनके गलनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है भाई। फिर अपन बात करते हैं सहसंयोजक की, ठीक है ना, इनके होते हैं अति उच्च, यानी इनके और भी अधिक होते हैं। सहसंयोजक में बेसिकली सहसंयोजक बंध है जो आयनिक बंध से दुर्बल होता है, फिर भी इनके गलनांक के मान ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्यों है, क्योंकि इनकी त्रिविमीय ज्यामिति पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरा जो होता है, क्या होता है, हीरा, हीरे का गलनांक का मान सबसे ज्यादा होता है, हमें पता है, तो उसी का एग्जाम्पल है वो। तो हम देखेंगे गलनांक का मान जो होता है ये सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस होते हैं, इनके लिए बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे आपस में क्या है, जुड़कर दैत्याकार अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस को अपन क्या बोलते हैं, दैत्याकार अणु। क्या बोलते हैं, दैत्याकार अणु, या इसी को अपन बोलते हैं नेटवर्क, 3D नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, ये इसके नाम है, ठीक है भाई। धात्विक की बात करेंगे तो इसके न्यून से उच्च होते हैं, न्यून से उच्च, यानी अगर अपन पारे की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है पारा, लेकिन अगर अपन लोहे की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, रोडियम की बात करें, इरिडियम की बात करें, तो इनके गलनांक के मान बहुत क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर अपन बात करते हैं आणविक क्रिस्टल ठोस, इनके मान कैसे होते हैं, कम, यानी इनके तो कम ही पाए जाएंगे गलनांक के मान। तो इसमें आकर्षण कैसा लग रहा है, वॉन डर वाल बल, और हमें पता है प्रकृति में जो ये बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, वॉन डर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध, इनमें सबसे दुर्बल बंध कौन सा होता है, आपका वॉन डर वाल बंध होता है। बंध को बल भी बोल देते हैं, बल को बंध भी बोल देते हैं, इसलिए इसकी गलनांक के मान भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अगला पॉइंट एक बंध ऊर्जा का होता है, बट वो अपने को उस पर डिस्कस नहीं करना है, तो बंध ऊर्जा के बारे में अपन ने 11th में पढ़ लिया था रासायनिक बंध के अंदर, ठीक है भाई। आगे चलेंगे अपन, फिर इसके अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, किसकी बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स। तो गलनांक के एग्जाम्पल, सॉरी
आयनिक ठोस के जो एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए आयंस के मध्य लगने वाला, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला। तो इसमें स्पेशली एग्जांपल कौन सा है, फर्स्ट ए वर्ग तथा सेकंड ए वर्ग, ठीक है ना। सामान्यतः है फर्स्ट ए वर्ग तथा सेकंड ए वर्ग के लवणों के ठोस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि सोडियम जो होता है फर्स्ट ए वर्ग में आता है। अब इसका कोई यौगिक पड़े, जैसे मैं बोल दूं आपको NaCl, मैं बोल दूं आपको NaBr, मैं बोल दूं आपको NaI, तो ये सब कैसे होंगे, इनके गलनांक इनके ये सब के एग्जाम्पल किसके होंगे, आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं सेकंड ए वर्ग कौन सा है, जैसे मैं बात करता हूं कैल्शियम, इसकी बात करता हूं कैल्शियम, तो कैल्शियम का कोई भी मॉलिक्यूल सोच लीजिए, जैसे मैं बोलता हूं कैल्शियम फ्लोराइड है, या मैं कह दूं कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी कैसे होते हैं कि आयनिक ठोस, तो इनके भी गलनांक के मान क्या होंगे, ये भी एग्जाम्पल किसके होंगे, आपके आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग सामान्यतः इनके जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे ठोस अवस्था में हो तो सब कैसे होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सहसंयोजक की बात करें, किसकी बात करेंगे अपन, सहसंयोजक की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सहसंयोजक जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है, इसके कुछ विशेष एग्जाम्पल हमको आपको ध्यान रखना है। हीरा होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, आपका फुलरीन होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है ना। सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम, इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोरेंडम बोलते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका अर्धचालक, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, अर्धचालक। अर्धचालक कौन सा होता है, काशी गए शंकर प्रभु, क्योंकि इन्हीं से अर्धचालक बनता है, काशी गए शंकर प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये अर्धचालक, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपके सहसंयोजक के होते हैं, ठीक है भाई। धातु की बात करें, धात्विक क्रिस्टल की अगर अपन बात करते हैं, धातु नाम में क्या है, धातु का मतलब क्या है, फर्स्ट ए वर्ग, सेकंड ए वर्ग, समस्त डी ब्लॉक और समस्त एफ ब्लॉक, समस्त क्या हो जाएगा आपका, एफ ब्लॉक। तो अगर इसका कोई भी तत्व अगर आप ले लोगे तो सब कैसे हैं, आपके धात्विक हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ कि कॉपर कैसा है, धात्विक क्रिस्टल है, कैसा है, धात्विक क्रिस्टल है। अगर मैं आपको बोल देता हूं कॉपर क्लोराइड के ऊपर क्लोराइड है ना, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आपका आयनिक में चला जाएगा, क्योंकि आयनिक आयन बन जाएंगे इसके, ठीक है भाई। अगर मैंने सिर्फ कॉपर कहा, दैट इज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब ये क्या है, सिर्फ कॉपर कहूं तो ये धात्विक ठोस होगा। अगर मैंने इसको कॉपर क्लोराइड कह दिया तो ये आयनिक ठोस में चला जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं Fe, तो ये कैसा है, आपका धात्विक क्रिस्टल है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया फेरिक क्लोराइड, तो ये किस, फेरस क्लोराइड बोल दिया, फेरिक क्लोराइड बोल दिया मैंने आपको, तो किस में चला जाएगा, आयनिक में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट ए वर्ग आपको सारा पता है, हाइड्रोजन को छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु होता है और उसमें क्या आएंगे, लीना की रब से फरियाद। सेकंड ए वर्ग, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, और डी ब्लॉक पूरा का पूरा, एफ ब्लॉक पूरा, इसके अलावा कुछ पी ब्लॉक भी आता है, ठीक है ना। तो वो सब किसके एग्जाम्पल, आपके धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करेंगे आणविक क्रिस्टल की। अब आणविक क्रिस्टल का एक अलग से क्लासिफिकेशन है, हम उसको एक बार अलग से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पे 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन सा है, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक, ठीक है भाई। सहसंयोजक के 2 और नाम होते हैं, दैत्याकार अणु, जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्क ठोस बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, ठीक है भाई। आयनिक में अवयवी कण आयन होंगे, सहसंयोजक में कौन होंगे, आपके परमाणु होंगे, धात्विक में धनायन होगा, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पाया जाएगा, और आणविक में अणु होता है, ठीक है। फिर अंतराणविक बल की बात करें तो आयनिक में अंतराणविक बल आयनिक बंध होंगे, सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध होंगे, धात्विक में धात्विक बंध होंगे,
आणविक में वॉन्डरवॉल बंध होंगे। हम बात करेंगे विद्युत चालकता की, तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ठोस अवस्था में तो कुचालक होगा, परंतु अगर वो गलित अवस्था में है, जलीय विलयन में है तो चालक होगा। ठीक है। सहसंयोजक ठोस की बात करेंगे तो सामान्यतः कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे धात्विक ठोस। धात्विक के तो भैया बहुत बड़े चालक होते हैं, सारे जो वायरिंग वगैरह होती है सब इन्हीं की बनी हुई होती है, इसलिए अच्छे चालक होते हैं। और आणविक जो ठोस है उसके अंदर में ये दुर्बल चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। ठीक है। तो गलनांक की बात करेंगे, आयनिक के अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। सहसंयोजक के तो बहुत ज्यादा होते हैं। धात्विक के कम भी होंगे तो ज्यादा भी होंगे। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन इसके अलावा क्रोमियम है, लोहा है, ईरिडियम है, प्लैटिनम का बहुत ज्यादा होता है। और आणविक ठोसों के जो है उनके गलनांक के मान कम होंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल आयनिक में फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग के जो भी ठोस बनेंगे वो, सहसंयोजक में कुछ एग्जांपल्स लिख दिए मैंने, वो आपको ध्यान रखने हैं। धात्विक में पूरा फर्स्ट वर्ग आएगा, हाइड्रोजन को छोड़ देना। सेकेंड वर्ग पूरा है, पूरा डी ब्लॉक है, पूरा एफ ब्लॉक है। और वॉन्डरवॉल जो अपना आणविक ठोस है उसका अपन अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। 4 प्रकार के थे, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक। अब अपन पढ़ते हैं आणविक ठोस। ठीक है भाई। अब क्या पढ़ेंगे अपन? आणविक ठोस। आणविक ठोस को अब हम आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है हाइड्रोजन बंध से बंधित। हाइड्रोजन बंध से बंधित, हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। ठीक है भाई। हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। ओके। फिर अपन बात करेंगे अध्रुवीय के अंदर में भाई जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल कौन सा होगा? इसे अपन बोलते हैं लंदन बल, या इसको अपन बोलते हैं प्रकीर्णन बल। लंदन बल या इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बल। ठीक है भाई। ध्रुवीय में किस प्रकार का आकर्षण बल लगेगा? द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है। ये इसमें होता है। तो यहां तो नाम से मालूम चल रहा है हाइड्रोजन बंध से बंधित, इसका मतलब यहां पर कौन सा बंध बनेगा? हाइड्रोजन बंध लगेगा। अब जो ये किस प्रकार के बल होते हैं अपन ने 11वीं में पढ़ लिए। अगर आप लोगों ने आपको ध्यान होगा कि रासायनिक बंध चैप्टर में हमने आयनिक बंध पढ़ा, सहसंयोजक बंध पढ़ा, आपने उप सहसंयोजक बंध पढ़ा और आपने हाइड्रोजन बंध पढ़ा। फिर था वॉन्डरवॉल बंध, वो हमने 5 चैप्टर में पढ़ा। 11th का जो 5th लेसन था पदार्थ की अवस्था, उसमें अपन ने वॉन्डरवॉल बंध के बारे में डिटेल से पढ़ा था। वॉन्डरवॉल बंध वहां हमने पढ़े थे 3 प्रकार के थे, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते 3 प्रकार के? द्विध्रुव आकर्षण बल, दूसरा पढ़ा अपन ने द्विध्रुव आकर्षण बल, और तीसरा होता था लंदन बल या प्रकीर्णन बल। ठीक है भाई। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डिटेल अपन ने वहां 11th में पढ़ रखा है। ठीक है। ठीक है। फिर अपन अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है भाई। इनके अपन क्या करेंगे? एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी समपरमाणविक अणु हैं, क्या है? समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु जनरली ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, मैं आपको बोल दूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सब कैसे हैं? आपके अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अब इसमें एक बात है कि यार ये हाइड्रोजन तो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ये ठोस है। तो भाई हम किसी गैस को या किसी लिक्विड को ठोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। इसलिए हम इनका एक शब्द जोड़ देंगे, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस O2, ठोस फ्लोरीन,
ठोस क्लोरीन, ठोस ब्रोमीन, और आयोडीन तो अपने आप में ठोस होता ही होता है। आयोडीन अपने आप में क्या होता है? ठोस। अच्छा, CO2 होती है, ये गैस होती है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? ठोस CO2। ठोस CO2 आपको पता ही है किसको बोलते हैं अपन? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। मैथेन है, गैस होती है, हम यहाँ पे शब्द क्या लगाएंगे? ठोस। ठीक है, मैं आपको बोल दूँ SiCl4, इसका क्या लगाएंगे? ठोस। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अब समपरमाणविक का तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि ये CO2 कैसे हो गया ठोस, ये अध्रुवीय कैसे हो गया, ये मैथेन आपका अध्रुवीय कैसे हो गया, ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आपका अध्रुवीय कैसा हो गया। तो अध्रुवीय अणु कौन होता है या ध्रुवीय अणु कौन होता है, इसको समझाने के लिए मैं मेरे द्वारा बनाई गई छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं। ठीक है भाई, आपको एक सममित अणु ध्यान रखना है, सममित अणु। ठीक है, इसके सममित अणु के म्यू का मान 0 होता है। सममित अणु, हालांकि सममित एक अलग चीज होती है, सममित एक अलग चीज होती है, लेकिन यहां समझने के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सममित अणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सममित अणु जो होता है उसके म्यू द्विध्रुव आघूर्ण होता है। म्यू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, म्यू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, वो आपका अध्रुवीय हो जाएगा। तो देखो, सममित अणु वो होगा जो दो बातों को सेटिस्फाई करे। सममित अणु वो होगा जो निम्न दो बातों को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी दो बात? एक तो और एक क्या चल रहा है? हाँ सॉरी, मैं फोन को एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था। तो सममित अणु वो होंगे इसके म्यू का मान 0 होगा। अब हमें ये पता करना है कि सममित अणु कौन होता है। ठीक है, सममित अणु वो होता है, ठीक है, जिसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर किसका? केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा हो? समान, प्लस उसके पास लोन पेयर न। दो बातें, अगर इन दो बातों को कोई अणु सेटिस्फाई करता है तो वो सममित अणु होता है। क्या होता है वो? सममित अणु। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मैथेन है। हमारे पास क्या है? मैथेन है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सममित अणु है या नहीं। ठीक है भाई, तो चलो अपन बात करते हैं। बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन है। अच्छा, कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु कौन से? हाइड्रोजन। कितने हैं? 4। चारों तरफ एक जैसे हैं। तो केंद्रीय परमाणु का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? सेम हो गया। प्लस हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है। अच्छा, अपन लोन पेयर कैसे निकालते हैं? अपन लोन पेयर कैसे निकालेंगे? भी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? Ve मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड अपॉन 2। ठीक है भाई, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? Ve का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 4, यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के 4 हैं। अगली बात समझ में, 4 माइनस बंद कितने? कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4 के 4 बंद हो गए। 4 माइनस 4 0, 0/2 0, यानी कहने का मतलब मैथेन में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। यानी मैथेन इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये मैथेन का मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सममित अणु हो गया। इसके म्यू का मान 0 हो गया, और अगर इसके म्यू का मान 0 है तो ये कैसा हो गया? अध्रुवीय हो गया। ऐसे मैं आपसे बात करता हूं SiCl4 की। सिलिकॉन, इसमें केंद्रीय परमाणु है, सिलिकॉन से जुड़ने वाले 4 परमाणु चारों एक जैसे हैं। पहली बात सेटिस्फाई हो गई। प्लस लोन पेयर, क्या सिलिकॉन के पास लोन पेयर है? नहीं है। हमें पता है सिलिकॉन कार्बन की फैमिली में आता है। काशी गए
शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, एक ही वर्ग के हैं। इन सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस बंध भी कितने बनाए? 4। 4 - 4 0/2 0। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के पास में, सिलिकॉन के पास लोन पेयर भी नहीं है और सिलिकॉन से जुड़ने वाला वातावरण भी एक ही प्रकार का है, इसलिए इसका म्यू का मान भी क्या होगा? 0। और ये भी कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय। अगला एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं जैसे अमोनिया की, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु, जुड़ने वाले 3 हाइड्रोजन तीनों एक ही प्रकार के हैं, ये बात सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हमें ये और देखना पड़ेगा क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? हाँ है, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसके पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। 5 माइनस बंध कितने बनाए? 3। 5 - 3 यानी 2। 2/2 का मतलब 1, यानी पेयर का मतलब है जोड़ा। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यानी अमोनिया में ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही, इसलिए इसके म्यू का मान 0 नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा आपका? अध्रुवीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? ये अध्रुवीय हो जाएगा। बात सही है। अच्छा, इसके अलावा अपन और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं आपसे बोलता हूं CHCl3, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन से जुड़ने वाले सारे परमाणु जैसे क्या? नहीं, यानी पहली वाली बात सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है इसके म्यू का मान 0 नहीं है और ये कैसा हो जाएगा? सॉरी, ये अध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय, तो ये कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय हो जाएगा। कार्बन में, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुई, वो तो हो गई लेकिन ये नहीं हुई, इसलिए भैया इसके म्यू का मान 0 नहीं है और ये कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। इसलिए बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, सममित मॉलिक्यूल जिसके म्यू का मान 0 हो वो सब के सब कैसे हो जाते हैं? अध्रुवीय, वो यहाँ आ जाएंगे। और जिसमें म्यू का मान 0 नहीं होगा वो सब किस में आ जाएंगे? ध्रुवीय में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें NO2 की, इसकी बात करें NO2, तो NO2 गैस होती है, हम क्या लगाएंगे? सॉलिड NO2। SO2 गैस होती है, अपन क्या लगाएंगे? सॉलिड SO2, ठीक है। हमारे पास HCl होता है, ठीक है ना, अशुद्ध अवस्था में, वाष्प अवस्था में, ठीक है, ये गैस होता है, वैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ठोस लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? आपका ध्रुवीय हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें सर ये NO2 कैसे हो गया भाई ध्रुवीय, या ये CO2 कैसे हो गया? तो हमें पता है कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो मुझे बताइए कि क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा ना, नहीं बचा ना, और साथ में कार्बन के पास लोन पेयर भी नहीं है, इसलिए CO2 कैसा हो गया? आपका अध्रुवीय हो गया। हम NO2 की बात करें, NO2 की बात करेंगे तो देखो ये नाइट्रोजन है, एक तो डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए भैया ये क्या हो गया आपका? ये अध्रुवीय नहीं है, ध्रुवीय चला गया। SO2 की बात करें, सल्फर की बात करें, डबल बॉन्ड से इसके पास एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों परमाणु तो एक जैसे हैं लेकिन इसके पास लोन पेयर है, इसलिए कैसा चला गया? ध्रुवीय में चला गया। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चलेंगे हाइड्रोजन बंध से बंधित। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको फोन को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? फोन। ठीक है भाई, किसको ध्यान रखना है? आपको फोन को ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, ठीक है भाई, प्लस ये सीधे सीधे हाइड्रोजन से जुड़े हो, ठीक है भाई, तो पक्का इन अणुओं में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, फ्लोरीन का एग्जांपल होता है HF, O का हो जाएगा पानी और N का एग्जांपल हो जाएगा अमोनिया। ठीक है भाई, लेकिन हमें शब्द क्या जोड़ना है? ठोस और ठोस। H2 हमें पता है बर्फ होती है। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं, ये फोन का एग्जांपल है और इनमें क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, HF है हाइड्रोजन फ्लोरीन, देखिए ऐसे HF है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है कि नहीं है? इस तरीके से भैया इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है भाई, इसे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ऐसे मैं पानी का बोलूंगा, ठीक है भाई, तो पानी में पता है H2O होता है, ऐसे ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे यहाँ हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर में क्या पाई जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, ठीक है ना। ऐसे अमोनिया, नाइट्रोजन है, H है और ये H है,
वापस एक और अमोनिया होगा, ठीक है ना, यहाँ H है, इधर H है, यहाँ H है, इनके मध्य में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो ये हालांकि ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल ध्रुवीय ही होते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का बंध और होता है, हाइड्रोजन बंध, इसलिए उसको अपन ने अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है, हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताइए कि अगर कोई आपको एग्जांपल दे, बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए और आपको कहे कि बताइए कि जो बर्फ है, बर्फ वो अध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस है, तो आप सोचेंगे यार हमने तो हाइड्रोजन बंध से बंधित में पढ़ा है, हमें तो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब पेपर सेंटर ने क्वेश्चन गलत दे दिया। ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली एग्जांपल किसके हैं, ध्रुवीय के ही हैं, ठीक है, तीनों एग्जांपल ध्रुवीय हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसको अपन अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इन 2 क्लासेस के अंदर में कंप्लीटली ठोस के बारे में पढ़ा, ठीक है भाई। हमने पहले पढ़ा ठोस कौन होते हैं, ठोस का वर्गीकरण पढ़ा कि उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, उसमें 2 प्रकार के होते थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो बल लग रहे हैं उसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, धात्विक होते हैं और आणविक होते हैं, ठीक है। हम फिर आणविक के अंदर बात करेंगे तो आणविक अलग से भैया उसको 3 भागों में बांटा गया है। किस बेस पे बांटा गया है, वही आकर्षण बल के आधार पर, क्योंकि हमें पता है कि जो आपके आणविक ठोस हैं उसमें वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है, लेकिन अब वॉन डेर वाल बंध के भी प्रकार होते हैं, इसलिए हमने आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा है। आणविक ठोस जो होते हैं कुछ अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, कुछ ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं और कुछ हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में बंध कौन सा होता है, लंदन बल, जैसे अपन बोलते हैं प्रकीर्णन बल, ठीक है। द्विध्रुव जो आपके जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें आकर्षण कौन सा लगेगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, और हाइड्रोजन बंध से बंधित वाले में कौन सा लगता है, हाइड्रोजन बंध लगता है। आगे बात समझ में, मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया है कि कौन ध्रुवीय होता है कौन अध्रुवीय होता है। तो हमें पता करना है कि जो सममित होगा उसके म्यू का मान 0 होगा, और जिसके म्यू का मान 0 होता है वो अध्रुवीय होता है, जिसके म्यू का मान 0 नहीं होगा वो ध्रुवीय होगा। अब हम कैसे पता करें कि भाई कौन किसके म्यू का मान 0 है किसके म्यू का मान 0 नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें सेंट्रल एटम को पकड़ना है, केंद्रीय परमाणु को पकड़ना है और उससे जुड़ने वाले परमाणुओं को देखना है कि वो एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के हैं। प्लस हमें ये भी देखना है कि वो जो अणु है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास लोन पेयर है या नहीं, ठीक है भाई। अगर ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेटिस्फाई कर जाए तो उसके म्यू का मान 0 हो जाएगा और वो अध्रुवीय हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई नहीं करे तो भैया उसके म्यू का मान 0 नहीं होगा और वो कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। ये मैंने 4 एग्जांपल्स देकर आपको समझा दिए, ठीक है भाई। आज के लिए अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो अपन 3rd लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।